नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना हरियाणा से है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले से बात है। तारीख थी 29 अक्टूबर 2022, यानी घटना हालिया है। 29 अक्टूबर 2022 को सेक्टर 22 के निर्माणाधीन प्लॉट पर सुबह सुबह काम करने वाले मजदूर जब आए तो उन्होंने देखा कि उनके मालिक जो प्रॉपर्टी डीलर थे, बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, धर्मेश, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके सिर पर कई गोलियों के निशान थे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मजदूरों ने, जिन्होंने ये सूचना पुलिस को दी थी, उन्होंने उनके घर पर भी, धर्मेश के घर पर भी ये सूचना दी कि इनकी मृत्यु हो गई है, किसी ने धर्मेश की हत्या कर दी है। धर्मेश चूंकि वहां काफी जान पहचान वाला था, प्रॉपर्टी डीलर था, बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत ढेर सारे लोग वहां इकट्ठा हुए। पुलिस को भी लगा कि ज्यादा लोग इसकी जान पहचान के हैं, ये दबाव डालेगा, इसलिए काम इसमें तेजी से करना होगा और जल्दी ही इसका खुलासा भी करना पड़ेगा। पुलिस ने सबसे पहले डॉग स्क्वाड, फिर उसके बाद उनकी जो फॉरेंसिक्स की टीम थी वो आई। वहां आसपास चूंकि निर्माणाधीन प्लॉट था तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई या कोई बहुत प्लेन और शाइनी सरफेस उन्हें नहीं मिले, लेकिन जो कुछ भी थे, जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले, उनको पुलिस ने उठाया। कोशिश की ये जानने की कि ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों में से, यानी जो मजदूर हैं, इन्हीं में से किसी ने कुछ किया हो। मजदूर, उनके जो ठेकेदार, मेट, मुंशी जितने भी थे, सबके मोबाइल फोन लिए गए। मोबाइल फोन धर्मेश का भी पता किया गया। पुलिस ने सब फोन के सीडीआर निकलवा के तलाशना शुरू किया। इसी बीच पुलिस ने वहां के जो लोकल सेल आईडी थी, वहां जो मोबाइल जिस कंपनी का था, उसकी सेल आईडी पर डंप डाटा भी इकट्ठा किया। लेकिन उस रात में वहां लोकेशन पर बहुत ज़्यादा फ़ोन की आवाजाही या फ़ोन की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल पुलिस को नहीं मिली। पुलिस के लिए ये परेशानी का कारण था। पुलिस ने धर्मेश की पत्नी नीतू से बहुत डिटेल में बात की, उससे तमाम चीजें जानने की कोशिश की। कौन कौन और घर पे है, किसका किसका आना जाना है, कोई प्रॉपर्टी संबंधित झगड़ा, कोई किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई किसी लड़की या महिला से कोई अफेयर। लेकिन नीतू ने सब बातें नकार दी। उसने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लंबी पूछताछ के बाद भी कोई निष्कर्ष इस हत्या के बारे में, इस ब्लाइंड मर्डर के बारे में नहीं निकला। पुलिस ने नीतू का मोबाइल नंबर, पुलिस ने और जो घर वालों के नाम या जो भी परिवार के लोगों के नाम मिले, उनके मोबाइल नंबर्स लिए और उनको एनालाइज करना, सीडीआर को शुरू किया। पुलिस को उसमें दो ऐसे नंबर मिले। एक नंबर तो वो जो पिछले 3 महीने से लगातार रात में भी लंबी लंबी कॉल और दिन में भी बहुत लंबी लंबी कॉल्स उस पर हुई थी। दूसरा मोबाइल नंबर जो करीब 1.5 महीने से एक्टिव था, लेकिन एक निश्चित अंतराल पर उससे भी बात होती रही थी। पुलिस ने नीतू से फिर पूछा, ये किसके नंबर हैं, ये कौन लोग हैं? तो पुलिस ने, नीतू ने इसका बड़ा साफ जवाब दिया कि चूंकि
हमारा मकान बन रहा था, तो उसमें हमें तमाम प्लम्बर से, तमाम पेंटर से, सीमेंट की एजेंसी वाले से, ईंट वाले से, बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती थी। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ये सीमेंट या ईंट का डीलर होना चाहिए। बहरहाल बहुत रात में सीमेंट या ईंट के डीलर से बात करना, और वो भी 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा बात होना, पुलिस को थोड़ा सशंकित कर गया। पुलिस ने उसको उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, तो ये पता लगा कि संभल का रहने वाला बबलू खान, जिससे बहुत ज़्यादा कॉल हुई थी, और कॉल टाइम बे टाइम जिसे कहते हैं, रात में 2 बजे की कॉल है, दोपहर में 1-1:30 की, जबकि सामान्य रूप से पति उसका बाहर रहता था। यानी पति के सीडीआर से ये पता लगा कि वो 10 बजे के आसपास घर से निकल जाया करता था और शाम को 8-9 बजे वापस आता था। इसी पीरियड में बहुत लंबी लंबी बात इस बबलू खान से नीतू की हुआ करती थी। दूसरा नंबर जो उसमें मिला, वो बबलू खान, और उस नंबर में भी बहुत ज़्यादा बात हुई। फिजिकल वेरिफिकेशन में उसका नाम मोहम्मदीन पता लगा। इन दोनों के बारे में फिर नीतू से पूछा गया कि ये बबलू खान और मोहम्मदीन क्या हैं, कौन है, इतनी रात को इनसे बात करने के पीछे क्या कारण है। फिर उसने कुछ इधर उधर की बातें कह के टहला दिया कि साहब वो मकान बन रहा था, तो फलाना था, तो ढिकाना था, ये था, वो था। लेकिन पुलिस उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रही थी। पुलिस को लग रहा था इसमें कुछ न कुछ बात जरूर है। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये पुलिस को मिली कि घटना के दिन से ही बबलू और मोहम्मदीन का दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। दोनों के नए फोन की तलाश में पुलिस के जो सर्विलांस सेल है उसने प्रयास शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद मोहम्मदीन हाथ में आ गया। पुलिस ने उसको बुलाया, उससे पूछना शुरू किया। अलग अलग पूछताछ होनी होती है और फिर पहले की जो जानकारी है उससे क्रॉस चेक किया जाता है। मोहम्मदीन बहुत देर तक नहीं टिक पाया। मोहम्मदीन ने कहा कि ये हत्या मैंने की है। क्यों की है, इसके जवाब में उसने बताया कि बबलू खान और नीतू के संबंध थे। नीतू बहुत परेशान थी और वो अपने पति यानी धर्मेश को मरवाना चाहती थी। उसने बबलू खान से कहा था। बबलू खान ने मुझसे संपर्क किया था। बबलू ने ही एक पिस्टल खरीद के मुझे दी थी और बबलू ने ही बताया था कि आज चूंकि छत पड़नी है, छत पड़ने का काम जिसे आप कहते हैं ना कि बहुत कंटिन्यूअस होता है, 10 घंटे 12 घंटे एक साथ एक बार सीमेंट का घोल बनाकर और उसमें कंक्रीट और सीमेंट डाला जाता है। उसको 2 पार्ट में नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्रैक्स डेवलप कर देता है। तो इसलिए रात के इस काम के लिए आज धर्मेश सेक्टर 22 वाले निर्माणाधीन प्लॉट पर रहेंगे। जब रात में छत पड़ जाएगी इसकी, हो सकता है 12 बजे तक, हो सकता है 2 बजे तक, तो फिर रात में वापस नहीं आएगा, वहीं सोएगा और फिर सवेरे वापस घर आएगा। इस बात पर मैं वहां पर गया, बबलू भी मेरे साथ गया था। हम लोगों ने पहले इधर उधर देखा, ज्यादातर मजदूर सो चुके थे। हम लोग चुपचाप, और मजदूर जो जिनको जाना था, यानी जो वो कंक्रीट के मिक्सर की मशीन होती है वो जा चुकी थी, उसके ऑपरेटर जा चुके थे, 2-4 जो मजदूर थे वो बाहर की तरफ सो रहे थे। भीतर हम लोग आराम से पहुंच गए और इसको एक फोल्डिंग कॉट पर सोते हुए देखा। अच्छी तरह पहचान लिया, बबलू इसे पहचानता था। और फिर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से पिस्टल से कई गोलियां उसके सिर में उतार दी और वहां से हम लोग भाग गए।
ये बात सुन के पुलिस को भी काफी अटपटा लगा कि इसके बारे में इतनी बार नीतू से पूछा गया, लेकिन नीतू ने कुछ न कुछ बहाना बना के और उस बात को इधर उधर टरका दिया। मोहम्मदीन के इस बात के बाद नीतू को भी लाया गया। नीतू से पूछा गया क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्यों अपने पति को मरवाना चाहती थी। पहले तो आप जानते हैं कि बहन जी कह के तो कोई बताने वाला नहीं है। बहन जी बता दीजिए, बहन जी आपको जानकारी है, बहन जी क्यों छिपा रही हैं। फिर वही हुआ जो होना था। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स कोने में ले गईं। थोड़ी देर बाद सारी चीजें जुबान पर आ गई। इन लोगों ने यह बताया कि 42 साल के प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश की नीतू से शादी लगभग 20 साल पहले हुई थी। शुरुआत के 5-7 साल बिल्कुल ठीक बीते। उसके बाद छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ा होने लगा। ज्यादातर झगड़ा इस बात पर होता था कि तुम्हारे किसी से संबंध है। धर्मेश बार बार मना करता था कि ऐसा कुछ नहीं है। घर से बाहर निकलकर वह जहां बताता था कि वहां मैं जा रहा हूं, फलां से मिलने जा रहा हूं, मीटिंग करने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी के लिए कोई कस्टमर आया है उससे मिलने जा रहा हूं, दुनिया भर की बातें वो। और बीच बीच में कभी कभी नीतू उसकी बताई हुई जगह पे जाती भी थी। कभी वो मिल भी जाता था और कभी नहीं मिलता था, लेकिन किसी महिला के साथ वो कभी नहीं मिला। वापस आकर फिर इसी बात का झगड़ा होता था कि क्यों तुम्हें इतना शक होता है, क्यों तुम वहां पर गई, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, यह बात बिल्कुल गलत है। इसी बीच लगभग 1.5 साल पहले या 2 साल पहले घर में काम करने के लिए एक मेड सर्वेंट आई। वो थोड़ी यंग थी, देखने में अच्छी भी थी। पता नहीं कैसे नीतू को यह शक हो गया कि उनके पति धर्मेश का चक्कर इस मेड सर्वेंट से चल गया है। फिर वो मोबाइल फोन का वीडियो ऑन करके कभी अलमारी में रख दे, कभी पर्दे के पीछे रख दे, सिर्फ ये देखने के लिए, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारे संबंध इस मेड सर्वेंट से हैं। लेकिन उसे कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। रोज रोज की इस बात से धर्मेश भी परेशान हो गया। उसने कहा ठीक है, मेड सर्वेंट जब आती है यहां पर उस समय तुम यहां रहा करो, तुम टाइम फिक्स कर दो, उस टाइम पे मैं घर पे नहीं रहूंगा, सुबह का टाइम भी और शाम का टाइम भी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। बाद में यह तय किया गया कि इस मेड को हम नौकरी से निकाल देंगे और 1.5-2 साल बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर का कामकाज सब ठप हो गया। फिर एक मेल डोमेस्टिक हेल्प की बात तय हुई कि मेल डोमेस्टिक हेल्प हम ले आएंगे। लेकिन इस बात के लिए धर्मेश राजी नहीं हुआ। उसने कहा तुम अकेली रहती हो और ऐसे में कामकाज करने के लिए किसी पुरुष का होना ठीक नहीं है। फाइनली एग्री करके एक थोड़ा सा उम्र दराज मेड सर्वेंट ढूंढ के और उसे काम पर लगा दिया गया। घर में वो काम करने लगी और फिर ये बार बार इसको ये शक होने लगा फिर से नीतू को कि धर्मेंद्र इस पर भी लग गया है। और वो मेड को रोज बुलाकर समझाती थी कि देखो पहली वाली डोरे डालती थी मेरे पति पर, धर्मेश पर, और फलाना था ठिकाना था, घर से ये गायब हो जाता था, घर से वो गायब हो जाता था, और तुम मेरे पति से यानी धर्मेश से कोई बात नहीं करोगे। तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें छुट्टी जाना है तो मुझसे बात करोगे, धर्मेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। महीने 2 महीने की इस डिलिब्रेशन में उस मेड को भी ये पता लग गया कि ये महिला कुछ शक्की टाइप की है और इसे हर बात पर शक होता है।
उसने भी इसका तोड़ निकाल लिया, क्योंकि रोज रोज के भाषण से, रोज रोज के ज्ञान से वो भी आजी जा गई थी। उसने भी एक सलाह दी कि मैडम, आपका किसी से चक्कर नहीं है क्या? उसने कहा नहीं नहीं, हमारा कोई किसी से चक्कर नहीं है। बोले तभी तो सारी गलती हो रही है, साहब को टाइम नहीं है, आपका किसी से चक्कर नहीं है, इसीलिए आप लोग झगड़ा करते हैं। आपका भी किसी से अगर चक्कर हो जाए तो धर्मेश आपको नहीं कह पाएंगे कि तुम्हारा किसी से चक्कर है, अगर कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारा भी था फलां से चक्कर, तो बात बराबर हो जाएगी। ये बात किसी तरह नीतू के समझ में आ गई। एक दिन वो बबलू खान के साथ घर पर आई, जिस समय धर्मेश नहीं थे, और उसने बताया कि बबलू ने आपको फला मार्केट में फला दुकान पर देखा था। वो तब से मुझसे पूछ रहा था कि मेम साहब से मिलवा दो। ये मिलने आया है। वहीं पर दोनों लोगों का टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। बबलू खान और नीतू में बात इतनी आगे निकल गई कि दोनों में संबंध हो गए। बबलू खान पेशेवर अपराधी था। उसने धन दौलत रुपया पैसा देखा और ये देखा कि ये पूरी तरह से हमारे चंगुल में है, तो उसने ये कहा कि आपको इतना कहता सुनता है धर्मेश, आप कैसे सुन लेती हैं। बहरहाल समझा समझा के उसने इतना मोल्ड कर दिया कि अगर धर्मेश आपके रास्ते से हट जाए तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी, धन दौलत आपका, अकाउंट सारा जितना वो आपका, और हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी ही बसर कर लेंगे। शक के बोझ से दबी हुई नीतू इस बात से राजी हो गई। उसने समझाया कि साहब ये इसमें इतना पैसा लगेगा और सामान ले आना है और एक प्रोफेशनल आदमी लाना है, हमारे बस का नहीं है। नीतू ने कहा ठीक है, प्रोफेशनल आदमी कर लो, कितना पैसा लगेगा? कैश में दे नहीं सकती, वो अकाउंट में रखते हैं, जरूरत का सामान देते हैं, जरूरत का पैसा देते हैं धर्मेश, सामान भी वही खरीद के ले आते हैं, लेकिन मेरे गहने मेरे पास हैं। और अपने गहने जो लगभग 56 तोले सोने के थे, वो उसने एक दिन निकाल कर बबलू खान को दे दिए कि इसको बेचकर, लेकिन किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए, इसको रास्ते से हटा दो। मोहम्मदीन को लाकर उसने मिलवा दिया बबलू खान ने कि यही आदमी सब करेगा, लेकिन अकेले में मारना होगा। और एक दिन मोहम्मदीन को ही ये बताया गया 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को, कि आज वो सेक्टर 22 के अपने निर्माणाधीन प्लॉट पर रहेगा। और हम दोनों लोग गए, मैंने पिस्टल से उसको 3-4 गोलियां सिर में मार दी। मैं इंश्योर करना चाहता था कि ये किसी तरह से बचे नहीं। पुलिस को सारी घटना का पता लग गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी ब्लैकनिंग और टैटूइंग के साथ ये गोलियां सिर पर मारी गई थी। पुलिस के पास सीडीआर का एविडेंस था। वो पिस्टल जिससे हत्या हुई थी वो भी बरामद हो गई। पुलिस ने नीतू और मोहम्मदीन को जेल भेज दिया। बबलू खान अब भी फरार है। बबलू खान गिरफ्तार नहीं हो पाया, जो संभल का रहने वाला है। इन लोगों ने इतनी चालाकी से हत्या की कि पुलिस को हफ्ते भर कतई सुराग नहीं लगा। अगर नीतू के सीडीआर से ये नंबर न मिले होते बहुत मुश्किल होता। दोनों ने अपने मोबाइल फोन घटना के 2 दिन पहले से ऑफ कर रखे थे। जिस गाड़ी से गए थे उसका नंबर प्लेट उतार दिया था कि कहीं किसी सीसीटीवी में ना आ जाए। अक्टूबर का महीना था, हल्की फुल्की शाम को ठंड होती है। दोनों पूरा मुंह अपना छिपाए हुए, ढाठा बांधे हुए थे, नकाब पहने हुए थे और सफाई से ये हत्या करके
किसी तरह का कोई क्लू छोड़े बिना उन लोगों ने ये हत्या कर दी थी। एसीपी क्राइम जो गुरुग्राम के हैं प्रीतपाल सांगवान, उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की और फिर बबलू के बारे में और जानकारी, तमाम और जो गहने 56 तोले दिए गए थे उसमें से किसने कितना कहाँ कहाँ बेचा, उनकी रिकवरी के लिए प्रीतपाल सांगवान ने 1 दिन का पत्नी का रिमांड और मोहम्मदीन का 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया था ताकि ये सब बरामद हो सके। काफ़ी हिस्सा उसका उन्होंने बरामद भी कर लिया जहाँ जहाँ से बेचा गया था। बबलू खान की गिरफ्तारी के लिए तमाम दबिश दी जा रही है। आज की घटना, आज की पूरी घटना शक, शुबह, शंका से शुरू हुई। पति पर शक करते करते नीतू अपने जाल में उलझती चली गई। पहले उसको शक हुआ कि घरेलू काम करने वाली मेड से उसके पति के धर्मेश के संबंध हो गए, उसे निकाल दिया गया। दूसरी बड़ा डिलीब्रेशन के बाद कि मेल रहेगी कि फीमेल रहेगी, जब दूसरी भी महिला आई, थोड़ा उम्र दराज थी, तो आते ही पहले उसकी ब्रीफिंग नीतू ने शुरू की कि धर्मेश की तरफ देखना भी मत, उस कमरे में अगर रहें तो सफाई करने के लिए वहां जाना मत, जब तक मैं न रहूं तुम आना मत, इस तरह की तमाम बातें। वो भी बातूनी थी, उसने सब खूब ढेर सारी लंबी लंबी बात करके नीतू की शंकालु प्रवृत्ति को पढ़ लिया और फिर उससे खुलकर बातें करने लगी। फिर उससे वही बात हुई कि आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई, उसने मना किया। उन्होंने कहा तभी तो सारी गड़बड़ है। और फिर धीरे धीरे मौका देखकर बबलू खान से उसकी जान पहचान करवा दी। दोनों में संबंध हो गई और दोनों में संबंध हो गए जब, तो इसकी चांदी हो गई उस घरेलू मेड सर्वेंट की। बबलू ने नीतू को यह समझा दिया कि आप अपने पति से रोज झगड़ा करती हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर धर्मेश रास्ते से हट जाए तो हम लोग मजे से रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। और इसी काम के लिए उसने बातचीत करके, कन्विंस करके 56 तोले सोने के गहने नीतू से ले लिए। अगर शक की शुरुआत में नीतू और धर्मेश ने बैठकर शक के सारे वजहों को डिस्कस कर लिया होता और बजाय इसके कि लंबे समय बाद उस मेड सर्वेंट को निकाला गया, दोनों सहमति से उसी समय अगर उन्होंने निकाल दिया होता तो शायद शक पर हुई ये बात बहुत आगे न बढ़ती। शक इस कदर था दोनों को एक दूसरे पर कि जब धर्मेश ने कहा कि महिला मेड नहीं रहेगी, तुम्हें फिर शक होगा, नीतू ने कहा कि महिला मेड नहीं रहेगी, नहीं तुम फिर लग जाओगे, तो उसने कहा ठीक है, मेल मेड भी नहीं रहेगी, मेल मेड भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेल अगर आया तुम अकेली होगी, फिर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। दोनों के बीच शंका, और सिर्फ शंका ही थी ये, कोई ऐसी बात कभी दोनों ने एक दूसरे के बारे में नहीं पकड़ी थी। बबलू खान को इसी में मौका मिल गया, उसकी समझ में आ गया कि अब हमारा काम ठीक हो जाएगा। देखिए, ये शंका या शक या शुबहा जो होता है, इसको अगर आप सामान्य अर्थों में देखें, और इसको सामान्य अर्थों में ही लिया जाता है कि ये सामान्य प्रकृति है मानव की, जबकि डॉक्टर ये कहते हैं कि ये गंभीर बीमारी है जो मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक असंतुलन के कारण होती है। इसे सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोग शक, साजिश और भ्रम की दुनिया में जीते हैं।
पीड़ित इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या कहना है। उसका किसी काम में ध्यान नहीं लगता। कभी कभी वो अपने बचाव में दूसरों के प्रति आक्रामक हो जाता है। डॉक्टर अजय निहलानी हैं जो मनोचिकित्सक हैं, तो वो ये बताते हैं कि सिजोफ्रेनिया का जो मरीज है वो भ्रम में रहता है, वो भ्रम का शिकार हो जाता है उसी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। भ्रम वो कई तरह के बताते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपकी जान पहचान में, परिवार में इस तरह के सिम्टम वाला कोई हो तो उसे फौरन डॉक्टर को दिखा दें। एक तो नियंत्रण का भ्रम। पीड़ित व्यक्ति को ऐसा गलत विश्वास या सोच उसके मन में आ जाती है कि उसके मन, उसके विचार या बर्ताव पर किसी दूसरे का नियंत्रण है। बेवफाई का भ्रम। इससे लगता है कि पति या पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। यह भ्रम इसके दिमाग में आ गया सिजोफ्रेनिया के पीड़ित मरीज में, और अक्सर इसी भ्रम के कारण वो एक दूसरे के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करने लगता है, जो वास्तव में अफेयर है ही नहीं, उसके सबूत वो जुटाने की कोशिश करने लगता है। एक अपने आप को आरोपी मानने का भ्रम। ऐसे भ्रम में मरीज पश्चाताप या अपराधी होने की गलत भावना का शिकार हो जाता है। उसे हर चीज में ये लगता है ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, मैं अपराधी हूं, मेरी गलती थी। एक भव्य भ्रम होता है, जैसा डॉक्टर अजय निहलानी बताते हैं। उसमें इस रोग का पीड़ित ये सोचता है कि उसमें कुछ शक्तियां हैं, बहुत ताकत है, बहुत जानकारी है और बहुत क्षमताएं हैं जो किसी दूसरे में नहीं है। घर वाले इसको ये कहते हैं कि साहब इसको कुछ ऊपरी हवा लग गई है, कुछ भूत प्रेत का चक्कर है। एक संदर्भ का भ्रम। पीड़ित को लगता है कि उसके चारों तरफ होने वाली नकारात्मक घटनाएं उसी से जुड़ी हुई हैं, नकारात्मक घटनाएं उसी के कारण हो रही हैं। दैहिक भ्रम। एक भ्रम ये भी सिजोफ्रेनिया के पीड़ितों को होता है कि उसे फलां बीमारी हो गई है। वो 24 घंटे उसी के चक्कर में परेशान रहता है, लोगों से पूछता है, भाग के डॉक्टरों के पास जाता है, उस पर इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरी किडनी खराब हो गई है, मुझे ये हो रहा है। वो उसके शरीर के प्रति भ्रम है। सारे डॉक्टर देख लेते हैं, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन ये भ्रम उसको बना रहता है। अगला भ्रम डॉक्टर निहलानी ये बताते हैं, साजिश का भ्रम। उसको ये लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसके बारे में लोग बातें करते हैं। जब भी दो आदमी खड़े होकर बात करेंगे तो उसे लग रहा है हमारे बारे में बात कर रहे हैं। उसको हर आदमी पे ये शक होता है कि हमें ही घूर रहा है, कोई बात तो है जो ये हमें ही घूर रहा है। ये उसका भ्रम है। हर आदमी में वो भ्रम इस तरह का, जिसको भी देखेगा कहेगा भी हमें क्यों घूर रहा है, जाके उससे कहेगा, कभी कभी लड़ाई करने को तैयार हो जाएगा। उसको ये भी लगने लगता है कि किसी ने उसके ऊपर जादू टोना करवा दिया है या उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। इतने तरह के भ्रम हैं जो सिजोफ्रेनिया के मरीज में होते हैं। इसलिए इस तरह का व्यवहार, इन जितने भ्रम की बातें मैंने सिजोफ्रेनिया के मरीज में, अगर इनमें से कोई भी भ्रम आपको परिलक्षित होता है उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरा यह भी अनुमान है कि नीतू अवश्य सिजोफ्रेनिया की मरीज रही होगी। सारी घटना उसके शक से शुरू हुई और वो अपने ही बुने हुए जाल में उलझती चली गई। जेल में डॉक्टर्स जरूर उसके व्यवहार के इस परिवर्तन को नोटिस करेंगे।
या जेल के दूसरे जो उसके साथ महिलाएं होंगी वो नोटिस करेंगे। नहीं किया है तो जेल के जो भी डॉक्टर हैं उन्हें नीतू के इस व्यवहार का कायदे से निरीक्षण करके, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिजोफ्रेनिया की मरीज है तो उसका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए, वरना वो और भी मुश्किल खड़ी करेगी। उसे अपने साथ के इनमेट्स पर भी शक होने लगेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।